रिकॉर्डिंग लग गई है, क्लास स्टार्ट। ठीक है, देखिए मैं जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है परमार वंश। ठीक है, क्योंकि जो क्रैश कोर्स था उसमें बहुत तेजी से हम इस टॉपिक पे चले थे, इसमें हम इस टॉपिक पे स्लो स्लो चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे का लेक्चर है तो हम 50 मिनट टॉपिक पढ़ेंगे और लास्ट के 10 मिनट में हम क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी मैंने टॉपिक आज पढ़ाया, तो उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम 10 मिनट में लिख लेंगे। तो आपने करना है क्या है बच्चों, टॉपिक जैसे कंप्लीट हुआ उसके नीचे क्वेश्चन लिखने स्टार्ट किए, 1 2 3, इन सभी क्वेश्चनों को आपने लिख लेना है और जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक से ढूंढकर इसके आंसर लिख लें। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? यस या नो? क्योंकि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन लिख लेंगे। इससे होगा क्या बच्चों, हम जब आंसर लिख लेंगे और एक बार जब मैं क्लास में पूछ लूंगा तो पहला जब मैंने क्लास में पढ़ाया तो एक बार वो नाम सुनाई में आएगा, दूसरी बार जब मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा तब वो नाम सुनाई में आएगा, तीसरी बार जब आप इसका आंसर लिखेंगे तीसरी बार सुनाई में आएगा, चौथी बार जब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा तो चौथी बार आपके सामने वो प्रश्न आएगा। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन 4 बार आपके सामने आ जाएगा। तो इससे मैंने देखा है अपने 8 से 9 साल के कैरियर में पढ़ाने के दौरान, इस तरीके से बच्चों को बहुत तेजी से याद हो जाता है, क्योंकि विज्ञप्ति अभी आने स्टार्ट हो रही है और ये अप्रैल मई तक जाएंगी। तो हमारे पास उत्तराखंड के हिस्टोरिकल वाले चैप्टर को समझने के लिए एक पर्याप्त समय है। मैंने नए सिरे से कोशिश की है और बहुत डीप में जाके नोट्स बनाए इस बार। ठीक है, तो आप भी इसे लिखिएगा और बहुत अच्छे। तो शुरुआत में तो पुराना मिलेगा, लेकिन लास्ट में जब मैं लिखूंगा इंपोर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, तो आपको बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। इसका नाम है परमार या पवार वंश। तो कहीं पे परमार मिलेगा, कहीं पे पवार मिलेगा, तो इसी का नाम बच्चों परमार है, इसी का नाम पवार है, इसी का नाम गढ़वाल वंश है और इसी का नाम टिहरी वंश। ये कोई अलग अलग वंश नहीं है, ये एक ही वंश है। चाहे परमार वंश कहे, चाहे पवार वंश कहे, चाहे गढ़वाल वंश कहे, चाहे टिहरी वंश कहे, ये चारों के चारों एक ही वंश है, ये कोई अलग अलग वंश नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहला ये प्रश्न आता है कि ये लोग आए कहां से थे, ये कहां से आए, ये प्रश्न सबसे पहला बनता है। उत्तर तो इंपॉर्टेंट सा गुर्जर प्रदेश दिया हुआ है, लेकिन गुर्जर प्रदेश कहां से आए जब भी पूछे तो आप कह दीजिएगा ये गुर्जर प्रदेश के थे, गुर्जर प्रदेश के। लेकिन इस गुर्जर प्रदेश से पहले कुछ विद्वानों ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनकी कुछ किताबें हैं जो अपनी अपनी किताबों के अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि कहां कहां से आए थे। उसे भी एक बार आपको देख लेना चाहिए। आपको याद इतना रखना कहां से आए थे, तो गुर्जर प्रदेश से आए। अब कहां से आए, इसका जो पहला मत है वो सबसे पहला मत है हरिकृष्ण रतूड़ी का बच्चों, हरिकृष्ण रतूड़ी। तो हरिकृष्ण रतूड़ी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था गढ़वाल राज्य का इतिहास। तो पहले पॉइंट देखिए, पहला क्वेश्चन ये बना। दूसरा, गढ़वाल राज्य का इतिहास, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, गढ़वाल राज्य का इतिहास ये इन्होंने लिखी। और गढ़वाल राज्य के इतिहास में इन्होंने ये कहा कि सोनपाल नाम का राजा उत्तराखंड में रहता था और सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह, सोनपाल की एक पुत्री थी, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर दिया।
और आप देखते होंगे परीक्षावाणी या घटना चक्र अभी भी इसे भानु प्रताप लिखती है। नया एडिशन ले लिया और नया एडिशन आ गया तो बात अलग है, वरना अभी भी भानु प्रताप लिखती कि चांदपुर गढ़ या चांदपुर गढ़ी का शासक भानु प्रताप हुआ करता था। ये अभी भी लिखती है, अब हो सकता है कि चेंज कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, सोनपाल भानु प्रताप का कोई भी नाम की जानकारी नहीं है। सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर दिया और दहेज में चांदपुर गढ़ी दिया। चांदपुर गढ़ी, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, हरिकृष्ण रतोड़ी इन पवारों को ये बता रहे कि ये धार नगरी से आए थे। धार नगरी, ध्यान दीजिएगा, धार नगरी गुजरात में है बच्चों, ये धार नगरी गुजरात में है। तो अगर प्रश्न पूछे किसके अकॉर्डिंग, हरिकृष्ण रतोड़ी के अकॉर्डिंग परमार या पवार वंश कहाँ के निवासी थे, तो वो धार नगरी के निवासी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग धार नगरी या गुजरात के निवासी ये माना गया। आइए, उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। यस या नो बोल दीजिए तो मैं आगे की ओर बढ़ूं। लिखते हुए चलिएगा बच्चों, मैं लिखाने पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता, बोल के नहीं लिखाऊंगा, बोर्ड वर्क करूंगा। आप लिखते हुए चलेंगे, मैं आगे बढ़ता हुआ चलूंगा। ठीक, केवल एक ने लिखा, 23 लिख चुके। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसकी है पूछे तो, अच्छा जी, गढ़वाल राज्य का इतिहास पूछे। अगली पुस्तक गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पातीराम की। आइए देखिए डॉक्टर पातीराम क्या कह रहे हैं। डॉक्टर पातीराम ने एक पुस्तक लिखी बच्चों, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न ये पुस्तक इन्होंने लिखी है और इन्होंने कहा है कि जो ये परमार ये पवार थे ये मालवा से आए थे। अगर मालवा का क्षेत्र देखें तो ये क्षेत्र भी गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र। तो पातीराम के अनुसार ये मालवा के शासक थे, मालवा से आए हुए थे पवार परमार वंश लोग, ठीक। और इन्होंने कहा कि जो सोनपाल जो यहाँ शासन कर रहा, उत्तराखंड में जो शासन कर रहा था, इस सोनपाल को चंद्रवंशी का, चंद्रवंशी, इन्होंने कहा ये चंद्रवंशीय शासक था। ये बोला। तो आइए, तो डॉक्टर पातीराम गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में कह रहे हैं कि परमार मालवा से आए, गुजरात के थे, सोनपाल यहाँ का शासक था और ये चंद्रवंशी था। कहानी वही है, अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर दिया। क्लियर है, कनकपाल से कर दिया, इसने भी यही कहा। आइए समझते हैं ये लोग अलग अलग क्यों कहते। सबका मानना है कि ये अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे, तो ये ऐसा क्यों मान रहे हैं। प्रमाणित मत के अनुसार यदि हम देखें तो जो गुर्जर प्रदेश है, गुर्जर प्रदेश कहते हैं बच्चों, गुर्जर प्रदेश में क्या क्या शामिल होता है इसे समझिएगा। गुर्जर प्रदेश में महाराष्ट्र का क्षेत्र भी आ जाता है, महाराष्ट्र का क्षेत्र भी आ जाता है, जो गुजरात से टकराता हुआ जो क्षेत्र होगा, राजस्थान का क्षेत्र भी आ जाएगा। उसके अलावा गुजरात तो रहेगा रहेगा, इसके अलावा मालवा का क्षेत्र, ये समस्त क्षेत्र कहलाते थे गुर्जर प्रदेश। तो इन क्षेत्रों से आए हैं ये लोग। तो गुर्जर प्रदेश कोई एक जगह का नाम नहीं है। गुर्जर प्रदेश महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी जो गुर्जर लोग रहते हैं उनको कहा जाता है,
राजस्थान के क्षेत्र में भी रहते हैं, गुजरात के क्षेत्र में भी रहते हैं और मालवा के क्षेत्र में भी रहते हैं। इन समस्त क्षेत्रों के प्रदेशों को गुर्जर प्रदेश कहा जाता है। तो गुर्जर प्रदेश कोई अलग सा प्रदेश नहीं है, इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक, इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए। लिख लिया तो बताइएगा, ठीक। ये जानकारी कहां से मिलती है, तो एक किताब को देख लेते हैं। लिख लिया सबने? एक पुस्तक है श्री कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी की, आइए समझ। श्री कन्हैया, ऐसे लिख देता हूं, श्री कन्हैया लाल, इस तरीके से आप लिख सकते हो, कन्हैया लाल, ऐसे नहीं, सिर्फ मणिक लाल मुंशी लिख दो, मणिक लाल मुंशी, ठीक, मुंशी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बच्चों, उसको इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। उन्होंने एक पुस्तक, अरे आ गया स्क्रीन पे, क्या दिक्कत है, फोन आ गया, वाईफाई से तो कनेक्ट है, चलिए ठीक, आइए समझिएगा। इन्होंने पुस्तक लिखी थी द ग्लोरी दैट वॉज द गुर्जर प्रदेश। ये एक प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है, द ग्लोरी दैट वॉज द गुर्जर प्रदेश। इसमें इन्होंने लिखा कि ये लोग गुर्जर प्रदेश के थे। तो सबसे पहला प्रमाणिक मत जो मानता है कि ये गुर्जर प्रदेश के थे, तो श्री के मणिकलाल मुंशी की पुस्तक द ग्लोरी दैट वाज द गुर्जर प्रदेश, इनके अकॉर्डिंग ये गुर्जर प्रदेश के थे। सबसे प्रमाणित मतों में हम इसे ले लेते हैं, ठीक है, चलिएगा। आइए इसके अलावा क्या साक्ष्य मिलते हैं, आइए देखते हैं, कुछ साक्ष्य देख लेते हैं कि गुर्जर प्रदेश के हमने क्यों माना, क्या साक्ष्य है। तो श्री कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी की पुस्तक द ग्लोरी दैट वाज द गुर्जर प्रदेश, ये बताती है कि ये गुर्जर प्रदेश के थे। और इसमें साक्ष्य देते हुए कि किताब क्या कहती है, आइए समझते हैं। उन्होंने कहा जो चांदपुर गढ़ी अभिलेख मिला है, क्योंकि इनकी प्रारंभिक राजधानी चांदपुर गढ़ी थी, चांदपुर गढ़ी थी, तो चांदपुर गढ़ी में का एक अभिलेख मिला है, तो चांदपुर गढ़ी अभिलेख लिख देता हूं मैं। इस चांदपुर गढ़ी अभिलेख में गुर्जर नाम दिया गया है, गुर्जर नाम की चर्चा की गई है। तो गुर्जर नाम पहला साक्ष्य ये बोला गया, तो चांदपुर गढ़ी में गुर्जर नाम की साक्ष्य जानकारी मिलते हैं। दूसरा, यदि आपने गणेश जी की मूर्ति देखी हो बच्चों, गणेश जी की मूर्ति यदि आपने देखी हो, तो आप देखेंगे तो गणेश जी की मान लेते हैं, एक सूंड ऐसी मुड़ी रहती है और एक सूंड आधी टूटी हुई, एक सूंड होती नहीं, केवल एक जो सूंड, सॉरी सूंड, मैं तो सूंड सूंड ध्यान दिए, तो सूंड हमेशा इस तरीके से मोड़ी भी रखते हैं। गणेश जी की एक मूर्ति में से हमेशा सूंड आप देखेंगे, हमारे उसमें जो होती है वो, सॉरी मेरा लेफ्ट हैंड का गया, लेफ्ट हैंड गिरा, तो हमारे उसमें इस तरीके से मुड़ी रहेगी, लेफ्ट साइड में मुड़ी रहेगी। आपके अगर घर पे अगर गणेश जी की मूर्ति रखी हो तो उसमें देखिएगा लेफ्ट साइड में मुड़ी, ठीक है, लेफ्ट साइड। लेकिन जो गुर्जर प्रदेश है, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जो गुजरात का क्षेत्र, जो मालवा का क्षेत्र, जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे गणेश जी की जो सूंड होती है वो दाई ओर मुड़ती है, दाई राइट और राइट और मुड़ती। तो ये कहा गया है कि इस क्षेत्र में गणेश जी की जो मूर्तियां बनी है, उन मूर्तियों की जो सूंड है गणेश जी की, वो दाई ओर मुड़ी है, और ये गणेश जी की मूर्ति की विशेषता गुर्जर प्रदेश की है। इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये गुर्जर प्रदेश से संबंध तो रखते हैं।
तो खैर गुर्जर प्रदेश का दूसरा साक्ष्य है, आप लिखेंगे गणेश जी की सूंड का दाईं ओर होना। गणेश जी भगवान लिख लीजिएगा, गणेश जी भगवान का, भगवान की सूंड का, ठीक है, सूंड, तो सूंड जो लंबी सी सूंड होती है, उस सूंड का दाईं ओर होना, दाईं ओर मुड़ना। ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा एक निर्माण शैली होती है मंदिर की, सोलंकी मंदिर निर्माण शैली। इसका नाम सुना आपने कई बार नाम सुना है, कई मंदिरों का सुना होगा कि सोलंकी मंदिर की निर्माण शैली, सोलंकी मंदिर निर्माण शैली, ये नाम सुना होगा कभी उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा हो तो उसमें जिक्र किया जाता है कि ये सोलंकी मंदिर निर्माण शैली। तो बच्चों जो आदि बद्री है, आदि बद्री मंदिर, इस आदि बद्री मंदिर की जो निर्माण शैली है, ये निर्माण शैली बच्चों सोलंकी निर्माण शैली है। किस प्रकार की निर्माण शैली है? सोलंकी। और सोलंकी निर्माण शैली जो विशेषता है, ये गुर्जर प्रदेश की विशेषता। तो सोलंकी निर्माण शैली कैसे आई होगी उत्तराखंड में, कौन लाया हो? तो ये माना गया कि कहीं ना कहीं गुर्जर प्रदेश से संबंधित। तो कुल मिला के हमारे पास इतने साक्ष्य हैं। क्या सब याद करने? आपको क्या याद करने? जो मैंने किताबें के नाम बताए हैं, जो मैंने बुक्स के नाम बताए हैं, उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आदि बद्री मंदिर निर्माण शैली किस प्रकार का है? तो सोलंकी मंदिर निर्माण शैली प्रकार का है। सूंड दाई और बाई और मुड़ते, इससे कोई लेना देना नहीं है। चांदपुर अभिलेख में गुर्जर की ना जानकारी मिलती है, इंपोर्टेंट हो जाएगा। चांदपुर गढ़ी का संबंध किस वन से है? तो परमार या पवार वन से संबंधित है। तो ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक। इसके अलावा एक पुस्तक और है जिन्होंने गुर्जर प्रदेश स्वीकार किया है कि गुर्जर प्रदेश के थे, और उनका नाम है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जिन्हें हम चारण कहते हैं, गढ़वाल राज्य का नवीन इतिहास। तो मैं पूरा नाम ना लिखकर सिर्फ चारण लिख दे रहा हूँ, आप शिव प्रसाद डबराल पूरा लिख लीजिएगा। गढ़वाल राज्य का नवीन इतिहास, इन्होंने पुस्तक लिखी है गढ़वाल राज्य का नवीन इतिहास। इस पुस्तक में भी इन्होंने स्वीकार किया है बच्चों कि ये गुर्जर प्रदेश के। खैर इतने पॉइंट हमारे लिए काफी हैं। ये पॉइंट इसलिए बताए गए, मैं चाहता तो सीधे कह देता गुर्जर प्रदेश से आए थे, लेकिन हमने कम से कम नहीं तो 4 से 5 किताबें तो पढ़ी ली, और एग्जाम में एक ना एक किताब पूछी जाती है, तो किताब अलग से क्यों याद करना? इतिहास में किताबों का जिक्र किया गया है, तो आप धीरे धीरे यहीं से याद करते हुए चलिए ना। याद करते हुए चलेंगे, लिंक जुड़ेगा कि हाँ यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था, तो थोड़ा सा हम तोता बनने से बच जाएंगे। इसलिए मैं इसे थोड़ा सा लंबा खींच दिया, ठीक है। चलिए आइए, संस्थापक कौन? कोई विवाद नहीं, संस्थापक को लेकर कोई विवाद नहीं। संस्थापक कनकपाल थे तो कोई विवाद नहीं, ठीक है। संस्थापक को लेकर कोई विवाद नहीं, सीधे सीधे लिख लीजिएगा संस्थापक तो कनकपाल। सबसे प्रमाणित मत जो बोलता है कि कनकपाल संस्थापक था, तो सुदर्शन शाह का नाम आपने सुना होगा। सुदर्शन शाह का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सभा सार, 1828 में एक पुस्तक लिखी है, और इस सभा सार पुस्तक में परमार वंशावलियों का जिक्र किया है, पवार की वंशावलियों का जिक्र किया है। पवार वंशावली का वर्णन किया है, और पवार वंशावली के वर्णन के कारण आप पढ़ सकते हो कि ये
सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजा भी रहा है, और जब राजा अपने ही वंशों की जानकारी दे रहा है तो ये पुस्तक पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। संस्थापक कौन था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। और पहले से लेकर 37वें शासक अजय पाल के बीच के में भी कुछ शासक हुए हैं, उसको जब मैं अजय पाल को पढ़ा दूंगा बच्चों, तब मैं लिखूंगा 1 से लेकर 37 तक के बीच के कुछ महत्वपूर्ण शासक। वो मैंने पढ़ाए नहीं है, कभी कहीं भी किसी ने पढ़ाए भी नहीं होंगे, मैं उनको भी लिखा दूंगा बीच में, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर प्रश्न आएगा, एक बार पढ़ लेते हैं, बीच में पढ़ लेते हैं, समय हमारे पास है तो उसको पढ़ लीजिए। तो समासार पुस्तक पूछी जा चुकी। आइए इनका वर्ण निर्धारण, ये परमार या पवार क्यों कहलाते थे। वर्ण का मतलब जाति से होता है, वर्ण का मतलब वंश से नहीं होता है। तो वर्ण निर्धारण, इनका वर्ण निर्धारण कैसे हुआ, ये वर्ण निर्धारण पवार या परमार क्यों कहलाए, इसको लेकर पॉइंट्स है। तो पहला जो पॉइंट्स है कि जो पवारे होते थे, पवारे क्या आप सभी को पता है, वीर गाथाएं होती हैं, पवारा कहते हैं, भड़ो पवारा पवारा। तो ये पवारा जो है गाया जाता था, पवारे गाए जाते थे, पवारे गाते गाते ये पवार कहलाने लगे। यानी रौ का हो गया रौ, रौ का हो गया रौ, तो ये पवार पवार कहलाने लगे। तो पवार से पवार हो गए बच्चों। तो पहला तो ये पवार आपने सुना ही होगा, प्रमुख पवार आप पढ़ेंगे, कफू चौहान का पवार, विजयपाल का पवार, जीतू बगड़वाल का पवार, रिखोरी लोधी का पवार, टीलू रौतेली का पवार, माधव सिंह भंडारी का पवार, ये सब पवार, इनके वीर गाथाएं फेमस है, इनके वीर गाथाएं फेमस है। तो पवार तो थे, वीर गाथाएं तो गाई जाती थी। अब ऐसा संदेह करने जैसा इसमें कुछ लग भी नहीं रहा कि हो भी नहीं सकता करके, ये दिख भी रहा कि हाँ पवार तो थे, पवार से पवार भी हो गए होंगे। ठीक, तो ये जो लिंक जोड़ा है, इस लिंक जोड़ने वाले व्यक्ति का नाम आपको मिलेगा श्याम परमार। ये श्याम परमार बच्चों एक लेखक है। इस श्याम परमार ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था भारतीय लोक साहित्य। और भारतीय लोक साहित्य पुस्तक में इसने ये लिंक जोड़ा। हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है कि पवारे से पवार कैसे हो गए, ये पवार होते कौन थे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है श्याम सार की पुस्तक भारतीय लोक साहित्य। ये कचरा है, लेकिन इससे लिंक जोड़ने का काम ये कर रहा है, इसलिए मैंने इसे लिखा। ठीक, इतना लिख चुके हो, ये चलो बोल दीजिए, आगे बढ़े। लगभग लगभग कुछ किताबें लिखा चुका हूं अच्छी खासी, ठीक है, अच्छी खासी किताबें लिखा चुका हूं, तो आप लिख सकते हैं। अभी बीच में तबियत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, हाइपर टेंशन बताया उसने, डॉक्टर ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, रेस्ट करो, आराम करो कुछ दिन, ठीक है। और पूरे मशीन हसीन यहाँ पे चेक वेक लगा के पूरा जो है जितने भी शरीर में हो सकते थे हर ऑर्गन पे टच कर दिए उन्होंने मशीन, और लेटा दिया 10-15 मिनट तक। तो काफी लंबे समय तक चलता रहा चेकअप वेकअप। तो बताया हाइपर टेंशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आराम करो, इसलिए मैंने कहा कि मैं कुछ समय नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए मेरा खाने में फीका कर दिया, बोला मीठा बंद कर दो, नमकीन बंद कर दो, सुबह शाम एक्सरसाइज करो। तो मैं दौड़ने वोड़ने भी जा रहा हूँ आजकल। तो बोला थोड़ा, थोड़े दिन कुछ दिन टेंशन से बाहर निकलो। टेंशन किस बात की, सभी जानते हो बच्चों, आप लोगों को भी वही टेंशन रहती है जो मुझे रहती है, नौकरी की टेंशन रहती है, उम्र निकल रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, और जो ये पढ़ा रहे हैं इससे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में रहने का खर्चा निकल पाता, जीवन चल नहीं सकता। तो टेंशन तो रहेगी भैया, उम्र 33 क्रॉस कर जाऊंगा अभी कुछ समय बाद। तो टेंशन क्यों नहीं रहेगी। तो इसलिए कहता हूँ सही समय पे पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। हमें नौकरी मिल रही थी तो ली नहीं, ले लेते तो कुछ तो रहता।
हमें लगा कुछ बड़ा हाथ मारेंगे, बड़ा हाथ आपको पता है लोअर पीसीएस 4 से 5 साल बाद में दे रहे हैं, पीसीएस 4 से 5 साल में दे रहे हैं। कई लोग तो ओवर एज हो जाते हैं इतने सालों में। तो क्या कीजिएगा, एक उत्तराखंड पे भरोसा था, बड़ी मुश्किल से दिया है, उम्मीद कर रहे निकल जाए इस बार। आइए समझते हैं कुछ प्रमुख पवाड़े जिनके फेमस है। तो प्रमुख पवाड़े जिनके फेमस है उनको, प्रमुख पवाड़े किस किसके फेमस है तो उनके नाम लिख लीजिए। जैसे कफू चौहान पवार, तो मैं ऐसे तेजी से लिख दे जा रहा हूँ, आप लिख लीजिए कफू चौहान। मैं लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा क्योंकि मैं बीच नोट्स में छेड़खानी नहीं करना चाह रहा था, तो मैं बाद में लास्ट में पॉइंट्स लिखाऊंगा उसको। और 1 से लेकर 37 के बीच के जो शासक हुए उन शासकों को भी ढूंढा है मैंने। कम से कम नहीं तो 6 से 7 किताबें उठाई है मार्केट से, लेकिन आधे से ज्यादा मैं तो वही कचरा ही करा, गोबर ही करा उन लोगों ने, बहुत ज्यादा अच्छा लिखा नहीं है। तो कफू चौहान पवार, पवार ऐसे लिख लीजिए, तो पवाड़े से पवार हो गए ये कह रहे हैं। विजय पाल पवार इस तरीके से ले जाइए, विजय पाल पवार इस तरीके से, ठीक है। जीतू बगरवाल नाम आपने सुना ही होगा, जीतू बगरवाल का, जीतू बगरवाल। उसके बाद लिख लीजिएगा रिखौली लोधी, टीलू रौतेली, इनके पवाड़े फेमस थे। एक और बच्चा भैया, कितने थे, 3 2 5 अभी 6 होंगे, माधव सिंह पवाड़ा। तो माधव सिंह को क्या लिख दो, ऊपर लिख दो, मैं तो ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, माधव सिंह पवाड़ा। ये सेनापति रहे हैं माधव सिंह, ठीक है। रिखौली लोधी और माधव सिंह तो महिपति शाह के दरबार के थे, तो इनका नाम महिपति शाह से आप जोड़ सकते हो, तो लिख लीजिए इनके नाम। लिख लिया तो यस बोल दीजिएगा। और देखिए बच्चों, धीरे धीरे केस बढ़ रहे, जनवरी तक लगभग लगभग कोचिंग में मेरा मानना है बंद हो जाएंगे, केस बढ़ेंगे और पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामले विश्व में बढ़ रहे हैं। और पिछली बार कई लोगों ने गलती करी, कई अपनों को खोया। इस बार ये गलती मत कीजिएगा, घर पर रहकर स्टडी कीजिए, जरूरी नहीं है कोचिंग जाना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ग्रुप से निकालने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग सिर्फ इतना करती है कि जो मेहनत आप कर रहे होते हो वो मेहनत टीचर कर लेता है और परोस के आपको दे देता है, बस इतना करता है। तो कुछ मेहनत करने से आपको रोक देता है, आपकी मेहनत कम कर देता है टीचर, बस। इसके अलावा किसी चीज के लिए कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। और मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था पीसीएस हमेशा आसान होता है, हमेशा आसान होता है पीसीएस का प्री, लेकिन मेंस आसान नहीं होता था। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, पवार चंद 2 वंश ऐसे हैं, पवार चंद 2 वंश ऐसे हैं जिनमें से एक क्वेश्चन 10 नंबर का मेंस में 100% आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन की इनकी जो वो होगी, ये होगी इनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन पहलुओं से आएगा। पवार वंशों की सामाजिक व्यवस्था पर वर्णन कीजिए, तो सामाजिक व्यवस्था पर वर्णन करेंगे, समाज कैसा था किस, तो समाज के बारे में जब हम लिखेंगे, राजनीतिक के बारे में जब हम लिखेंगे, आर्थिक के बारे में, पिछली बार तो क्या वो चंद्रवंश की कर व्यवस्था से क्वेश्चन आ गया था, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। लेकिन थोड़ा सा पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि पटवारी लेखपाल SID लगा हुआ है। मैथ रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, फिर बोल रहा हूँ मैथ रीजनिंग पढ़ लीजिएगा। मेरी मैथ रीजनिंग अच्छी होती तो मैं 140 भी क्रॉस कर सकता था, ठीक है, पर 35 आराम से क्रॉस कर जाता। जीएस में मेरे 85 नंबर आ गए, 85 नंबर बहुत अच्छे नंबर। 3 नंबर पर डाउट है, अब आंसर की आयोग जारी कर देगा तो हो सकता है मैं 88 को हो जाऊं, ठीक है। तो उस 3 नंबर को भी जोड़ा नहीं है मैंने। और मैंने अटेंड ज्यादा नहीं की, जैसे ही मेरे को लगा मैं 100 क्रॉस कर गया हूँ जीए कुल मिला के सेम जोन में, ठीक है, तो मैंने ज्यादा अटेंड करे ही नहीं, क्योंकि बहुत है, कोई भी नहीं कह रहा है कि 100 नंबर से ऊपर मेरे कट ऑफ जाएगी।
और बहुत से कोचिंग क्या कर रहे हैं बाद में बात करेंगे। एक व्यक्ति जिनका नाम है भक्त दर्शन, भक्त दर्शन पवार या परमार वंश लेके आएंगे। भक्त दर्शन की एक पुस्तक है बच्चों, उसका नाम है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, लिख लीजिए गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। दिवंगत विभूतियां पूरी की पूरी जो है इस बार जनगणना भर दी उन्होंने, तो अच्छी बात ये रही कि जनगणना पढ़ी हुई थी अच्छे से, तो जनगणना में डाउट नहीं हुआ। क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले जैसे जीत आईएएस क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, और क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए 2 क्वेश्चनों के आंसर या 2 से 3 क्वेश्चनों के आंसर वो गलत सॉल्व करा दी, क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है, तो उन्होंने भी क्वेश्चन क्या कर दिया, गलत सॉल्व करा दिए 2-3। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों में इन्होंने कहा बच्चों कि जो पवार थे, इनका पवारों का संबंध, इन परमाणु का, इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, परमार या पवारों का संबंध जो है इन्होंने पृथ्वीराज रासो से जोड़ा। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखी है, चंद बरदाई ने लिखी है, और इसे पहला महाकाव्य कहते हैं चंद बरदाई। तो चंद बरदाई ने लिखी है पृथ्वी रासो, और इसमें 4 चौहान वंशों का वर्णन है, क्योंकि पृथ्वी रासो वीर प्रधान काव्य है, वीरों की प्रधानता पे लिखा हुआ काव्य है। तो चंद बरदाई में ये कहा गया है कि 4 प्रकार के क्षत्रिय हुआ करते थे। तो 4 क्षत्रियों का वर्णन किया गया है, 4 क्षत्रियों का वर्णन किया गया है, और ये 4 क्षत्रिय क्या गए, इनमें से एक क्षत्रिय परमार का, एक क्षत्रिय परमार होते थे, दूसरे चौहान होते थे। तो अगर परमार, चौहान, प्रतिहार, ठीक है, और चालुक्य, ये सब वंश भी हैं, इनका वर्णन क्या है, इन्होंने कहा ये परमार जो है ना, ये है, ये वाला। तो भक्त दर्शन ने भी थोड़ा बहुत लिंक जोड़ दिया है पवारों से। तो परमार या पवारों की जानकारी कहाँ मिलती है, पृथ्वीराज रासो से मिलती है। किसने संबंध परमार से जोड़ा, भक्त दर्शन ने जोड़ा, कौन सी पुस्तक में जोड़ा, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों में जोड़ा। इतना आप लिख चुके होंगे, बोल दीजिए यस, यस बोल दीजिए, फिर आगे की ओर बढ़े बच्चों। ठीक, समझने में किसी को दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है किसी को, यस या नो कह दीजिए। देखो होता है क्या, मैं यूट्यूब में आना चाहता हूँ, यूट्यूब में आना चाहता हूँ, लेकिन यूट्यूब में वीडियो होती है 40-50 मिनट की, ठीक है, 40-50 मिनट की। और मेरी आदत है कि मैं हल्की बात कर नहीं पाता, मुझे चाहिए होता है डीप में। अब मैं छोटे छोटे टुकड़े बना के वीडियो डालू, मजा नहीं आएगा मुझे। 1-1.5 घंटे तक जब तक मैं पढ़ा ना लूं तब तो मुझे लगता नहीं कि मैंने पढ़ाया। 40 मिनट में क्या पढ़ा दोगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, अभी एक टेक्निकल बंदा जो हमारा घर गया हुआ है वो आ जाएगा तो बात हो जाएगी, तो देखते हैं कैसे होगा। ठीक, आइए ध्यान दीजिएगा, स्थापना, स्थापना को लेकर क्या बात, स्थापना को लेकर, स्थापना 688 कर लीजिए। परीक्षा हमारी अभी भी 888 पाठ की हुई है, आप 688 कर लीजिए। 688, ये 888 आया कहां से, 888 केवल एक पुस्तक में लिखा है, हरिकेश रतूड़ी, उनका नाम है पंडित हरिकेश रतूड़ी। तो पंडित हरिकेश रतूड़ी की एक पुस्तक है, देखो कितनी किताबें आ रही शुरू शुरू में, क्योंकि परिचय है। तो इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, एक पुस्तक का नाम है गढ़वाल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, और गढ़वाल का इतिहास में तो ये 888 कह रहे हैं। वही दूसरी पुस्तक लिखी है गढ़वाल वर्णन, और अपनी दूसरी पुस्तक में कह रहे हैं 688। परीक्षा वाली ने यहां से उठा दिया, यह वाली पुस्तक पढ़ी नहीं,
क्यों नहीं पढ़ी? मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करना कौन चाहता है? तो पहली पुस्तक में वो तो कह रहे हैं कि गढ़वाल का की जो स्थापना हुई है वो 888 में हुई है, और दूसरी पुस्तक में कह रहे हैं 688 में हुई है। वो अपने कहे हुए मतों पर स्थिर नहीं है, तो हम कैसे स्थिर हो जाएंगे? खैर, पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी के अनुसार तो दो पुस्तकों के नाम याद रखने, 688 में लिखा ही चुका हूँ। एक गढ़वाल का इतिहास किसकी पुस्तक है, और गढ़वाल वर्णन किसकी पुस्तक है, ये दो पुस्तकों के नाम आप लिख लेंगे। एक है बाल कृष्ण शक्ति भट्ट, 3-4 किताबें जिन्होंने ये माना है कि 6-8 में हुई है। तो बाल कृष्ण बाल कृष्ण शक्ति भट्ट, इन्होंने लिखी है गढ़वाल जाति प्रकाश। इनकी पुस्तक का नाम है गढ़वाल जाति प्रकाश। इस पुस्तक में भी उन्होंने 688 माना है। दो पुस्तक हो गई, ठीक। तो एक तो आप पढ़ ही चुके हो, दूसरा एक और पढ़ लो। इनका नाम है कवि देवराज। कवि देवराज भी स्थापना 688 मानते हैं। इनकी पुस्तक भी लिख लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम है गढ़वाल राजा वंशावली। तो गढ़वाल राजा वंशावली, ये पुस्तक, और इस पुस्तक के अकॉर्डिंग भी 688। तो कुल मिलाकर स्थापना 688 सबसे प्रमाणित मत। लिख लिया यहाँ तक? तो यस बोल दो। हम अच्छा खींच चुके हैं, काफी अच्छा खींच चुके हैं। देखिए एक ही दिन में काफी लंबा सारा खींच दिया है हमने, तो ये अच्छी बात है, हम सही चल रहे हैं। ठीक है। और बच्चों जिनकी फीस जमा नहीं है, फीस जमा करने लग जाओ। ठीक है। जिनको लगता है कि हमें क्लास करनी है और वो कर सकता है, और जिनको लगता है कि हमें क्लास नहीं करनी वो मत कीजिए। ठीक है। आइए, तो संस्थापक हो गए अजय पाल। अजय पाल हैदराबादी, अजय पाल 37वां शासक। बचे कहां से? 1 से लेकर 36 तक के तो बच गए। 2 से लेकर 36 तक कर लेते, एक तो पढ़ चुके, 36 तक। इसको जैसे ही अजय पाल खत्म करूंगा, 2 से लेकर 36 तक के 3 से 4 ही है जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ लेंगे। ठीक है। इसे अंधकार युग कहा गया जाता है। तो अगर प्रश्न पूछे किस काल को अंधकार काल कहा जाता है, तो आप लिख लीजिएगा कि कनक पाल से लेकर अजय पाल के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को अंधकार काल कहते हैं, क्योंकि इसकी कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बने नहीं। इन दो टाइम पीरियडों के बीच के काल को अंधकार काल कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज भी ठंडा है कटिमा में? धूप आए कि नहीं आए? है भाई? सालनी शीतल ये दो दिखाई दे रहे ऊपर में। नहीं है, आज भी धूप नहीं है। तो मेरी क्लास रजाई के अंदर पढ़ रहे हो क्या? है? ठीक है। रजाई आग आग सेको, पकौड़े वकौड़े बनाए, हमारी तो खाने वाली नहीं है। 37वां शासक अजय पाल। चलिए अजय पाल के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों अजय पाल ने सबसे पहले क्या करा? 52 गढ़ जीते। 52, 52 के 52 गढ़ जीते, और 52 गढ़ों को जीत कर इसने ने गढ़वाल बनाया। पहला पॉइंट। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पवार वंश गढ़वाल को जीतकर
ध्यान दीजिए 52 छोटे छोटे गढ़ हुआ करते थे, गए करते और गढ़ों को जीतकर गढ़वाल की स्थापना करी है। गढ़वाल की स्थापना कहीं पे 1500 दिया गया होगा, कहीं पे 1515 दिया गया होगा। कब जीता है तो आप 15-15 लगा लीजिए, क्योंकि यूके ट्रिपल एस 15-15 उत्तर दे चुका है। ठीक है, महेंद्र कुमार जी काला ढूंगी में, ठीक है, वो पहाड़ों के नीचे है काला ढूंगी। महेंद्र कुमार जी काला ढूंगी पे पहाड़ों के नीचे है, तो कोहरा लग जाएगा, वहां कोहरा तो लगता है, अच्छी बात है, धूप आ गई। तो गढ़ जीत कर इसने गढ़वाल की स्थापना करी 1515। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसलिए समझिएगा, अजय पाल को पवार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। अगर वास्तविक संस्थापक प्रश्न पूछे तो इसी का नाम लिखेगा। वास्तविक संस्थापक कहा गया है, गढ़वाल का संस्थापक कहा गया है। गढ़वाल का संस्थापक कहा गया। तो वास्तविक संस्थापक देखिए, पवार वंश की स्थापना किसने करी तो बता चुका हूं मैं, कनकपाल कर दीजिए। लेकिन पवार वंश का वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है वो अजय पाल। गढ़वाल का संस्थापक किसे कहा जाता है, अजय पाल है, क्योंकि अजय पाल ने क्या करा, किसी ने अभी फीस जमा करी है, मैसेज आ रहा है। ठीक, थैंक यू, शुक्रिया फीस जमा करने का। ठीक, तो अभी बीच में वाकई बहुत बीमार पड़ गया मैं। ऐसा होता है ना, जब मैं लेटता था तो मेरी पूरी शरीर, जब हार्ट बीट तेज होती है तो धक 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 की आवाज आती है, वो धक धक की आवाज के साथ मेरी बॉडी भी हिलती है पूरी। तो मुझे लगा दिक्कत तो शरीर के साथ चली रही, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, अभी अच्छा फील कर रहा हूँ, हार्ट बीट भी सही है, 85 के आसपास चल रहा हूँ मैं। तो वास्तविक संस्थापक, गढ़वाल का संस्थापक, 2 पॉइंट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पवार वंश का वास्तविक संस्थापक। आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आप गड़बड़ कर जाओगे, इसलिए मैं चारों पॉइंट यही समझा दूंगा। पवार वंश का संस्थापक कनकपाल। गढ़वाल वंश का संस्थापक, गढ़वाल वंश भी तो कहलाता था, गढ़वाल वंश का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक अजय पाल। ये 688 कर देते हैं, ये अजय पाल को 1515 कर दीजिए, और टिहरी का संस्थापक, यही वंश तो आगे टिहरी वंश हो जाएगा एक। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं 1815 से लेकर 1 अगस्त 1949 तक का जो टाइम पीरियड है, 1949 तक का टाइम पीरियड जो है बच्चों, यही तो टिहरी वंश का है। तो टिहरी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह, तो सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को किए। तो पवार वंश का संस्थापक कनकपाल, गढ़वाल वंश का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक अजय पाल, टिहरी वंश का संस्थापक सुदर्शन शाह। लेकिन गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई, इसको लेकर बड़ा विवाद है। गढ़वाल मंडल का संस्थापक यहां तक लिख लिए, तो गढ़वाल मंडल बड़ा 76 तक का टाइम पीरियड मिल गया मुझे। ठीक है, तो 1969 में क्या हो बच्चों, बी गोपाला रेड्डी। ठीक, तो 1969 में उत्तर प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था बी गोपाला रेड्डी। तो बी गोपाला गोपाला रेड्डी, इन्होंने क्या करा, एक बिल लेके आए और बिल लाकर क्या हुआ, गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई। तो गढ़वाल मंडल का संस्थापक ये कौन थे, ये यूपी के गवर्नर थे उस समय, यूपी के गवर्नर थे बच्चों। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे बी गोपाला रेड्डी। तो उन्होंने 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की। ठीक,
तो ये चारों पॉइंट अलग अलग है, चारों प्रश्नों के उत्तर भी अलग अलग ही आने चाहिए, ठीक है, इसलिए इन्हें अंडरलाइन कर दीजिए और इंपॉर्टेंट कर दीजिए, ठीक है। आइए चलते अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए राजधानी, राजधानी सबसे पहले राजधानी थी चांदपुर गढ़ी, चांदपुर गढ़ी। अब इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है हमें। तो चांदपुर गढ़ी राजधानी थी। तो चांदपुर गढ़ी को इसका 1512 ईस्वी में 1512 1512 ईस्वी में चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ ले गया अजयपाल राजधानी। तो देवलगढ़ ले गया, तो सबसे पहले राजधानी कहां ले गया? देवलगढ़। उसके बाद देवलगढ़ से श्रीनगर ले गया 1517 में, 1517 में। तो देवलगढ़ से श्रीनगर, तो 15 पहले चांदपुर गढ़ी राजधानी हुआ करती थी, तो 1512 में देवलगढ़ ले गया और फिर 1517 में देवलगढ़ से श्रीनगर ले गया, ठीक है। तो राजधानी ये रही, इसकी दो राजधानी इस तरीके से बनी। लिख लो तो यस बोल दीजिएगा। श्रीनगर में अभी देखेंगे, श्रीनगर में राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण किया हुआ है। राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण हम पढ़ेंगे श्रीनगर में। इनकी कुल देवी भी माना गया है, राजराजेश्वरी कुल देवी हुआ करती थी इनकी, ऐसा माना जाता है। तो श्रीनगर में राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण किया है जयपाल ने, ये भी हम पढ़ेंगे। आइए इसके नाम और उपनामों को हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके नाम और उपनामों को हम देख लेते हैं कि इसे क्या क्या रहा होता है। अभी अशोक वाला क्वेश्चन आया था क्या? अशोक वाला, अशोक वाला, ये शिवाजी वाला आया था, शिवाजी वाला आया था। नाम उपनाम देख लीजिए, किन किन नामों से या उपनामों से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, राय बहादुर पातीराम, एक व्यक्ति है राय बहादुर, अरे पातीराम वही भाई, एम एस पातीराम जिससे पहले, तो पातीराम कर लीजिए। पातीराम ने अजय पाल को गढ़पाल का, गढ़पाल क्यों गढ़पाल का? क्योंकि बाबर जीत के इसने गढ़वाल की स्थापना करी थी, इसलिए से गढ़पाल का पातीराम। भरत मुनि हुए, भरत मुनि, भरत मुनि ने कई देवताओं से तुलना कर दी। इनकी पुस्तक है मानवोदय या ज्ञानोदय काव्य। तो इनकी दो पुस्तक है, एक ही पुस्तक मानिएगा इन्हें, कहीं पे मानवोदय लिखा हुआ है, कहीं पे ज्ञानोदय लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भरत मुनि, भरत मुनि की एक पुस्तक, भरत मुनि नाम है उनका, हाँ भरत मुनि, भरत मुनि की पुस्तक है नाम नाट्य शास्त्र भी है बच्चों, लिख लीजिएगा, ठीक है। लिटरेचर का विद्यार्थी हो तो उसको ये पता हुआ उन्होंने नाट्य शास्त्र भी लिखी है। तो मानवोदय और ज्ञानोदय, तो ध्यान दीजिएगा, मानवोदय और ज्ञानोदय नामक पुस्तक में इन्होंने कहा है अजय पाल की तुलना कृष्ण से की। यही नहीं रुके, युधिष्ठिर भी मान लिया इन्हें। ध्यान दीजिएगा, जैसा मैं युधिष्ठिर लिख रहा हूं आप भी वैसे ही लिखिएगा। ऐसा लिखा जाता है युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं, और इंद्र से तुलना करिए, ठीक है। तो भरत मुनि के अनुसार कृष्ण, युधिष्ठिर, इंद्र से तुलना करी। ये सभी दरबारी कवि हैं, चटुकारिता कवि थे। तो ये इन लोगों की आदत थी राजा महाराजाओं की बड़ी बड़ी तारीफ करने का, तो इसलिए याद रखिएगा, तो बड़ी बड़ी तारीफें ये लोग करा करते थे। मिटा दो, बोल दो यस या नो, जल्दी से कीजिए, 10 से 15 मिनट बचे हैं, मुझे इनको खत्म करना है। फिर अजय पाल के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स और लिखा है। लास्ट के में 5 मिनट और पढ़ा रहा हूँ, फिर यहाँ तक आ जाता हूँ, अशोक तक आ जाता हूँ, ठीक है। तब तक एक नाम है जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंस, और जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंस ने एक पुस्तक लिखी थी गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, गोरखनाथ।
ठीक है। तो गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज ने ये कहा कि अजय पाल 84 सिद्धों में से एक आ गया। 84 गोरखनाथ, जो गोरख सिद्ध हुआ करते थे बच्चों, गोरखनाथ का आपने नाम सुना होगा। इन गोरखनाथों में इनकी संख्या 84 मानी गई है। तो इन 84 सिद्धों में से एक माना है, एक माना है। तो ध्यान दीजिएगा, गोरखनाथ के 84 सिद्धों में से एक माना है। और ये कहा है कि 84 सिद्धों ने 84 संप्रदाय की स्थापना की थी, अलग अलग संप्रदाय की स्थापना करी थी, जैसे शैव संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, इसी प्रकार से 84 संप्रदाय की स्थापना करी गई थी गोरखों द्वारा। तो इनमें से एक संप्रदाय था जिसका नाम था सतनामी संप्रदाय, सतनामी संप्रदाय। तो सतनामी संप्रदाय का संस्थापक था अजय पाल, ये कहते। तो इनकी तुलना गोरखों से की है। गोरखनाथ, नाथ ध्यान दीजिएगा, नाथ संप्रदाय होता है। गोरख तो नाम है, ये संप्रदाय का नाम नाथ है। तो नाथों के 84 सिद्ध होते थे, ठीक जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते थे, उसी प्रकार नाथ में 84 होते थे। 84 में से एक माना है इनको। और इन 84 ने अलग अलग संप्रदाय की स्थापना की है, जिसमें से एक संप्रदाय था सतनामी संप्रदाय, इसकी स्थापना करी है अजय पाल। ये जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स कह रहे हैं गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज नामक पुस्तक में। यहां तक लिख लिया तो बोलो आगे बढ़। अजय रावत तो अलग ही चलेगा, तेजी से लिखो बच्चों, बहुत अच्छा लिख रहे हो आप, ठीक है। और जो भी बच्चा देखो स्टार्टिंग से अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकता है, ठीक। तो बोलिएगा आसपास तो चलेगा। अब ध्यान देते, अजय अजय रावत ने भी तो पुस्तक लिखी थी एक, आप पढ़ते ही होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अजय रावत ने इसकी तुलना अशोक से की है। अजय रावत ने अजय पाल की तुलना अशोक से की। इन्होंने कहा अशोक जैसे ही कलिंग का युद्ध लड़ता है, कलिंग का युद्ध 13वें अभिलेख में, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध लड़ता है और कलिंग युद्ध लड़कर उसके मन में मन द्रवित होता और वो संकल्प लेता है कि वो आजीवन युद्ध नहीं करेगा। ये धम्म उसका नियम बनाया उसने। धम्म कुछ नहीं था, नैतिक सिद्धांत हुआ करते थे, नैतिक उपदेश हुआ करते थे, उसे धम्म कहा जाता था। अशोक का धम्म कहा जाता था। उसने युद्ध ना करने का संकल्प लिया और वो कहा कि मैं आजीवन युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि कलिंग युद्ध में कई लोग मर गए। लेकिन ये सत्य बात नहीं है। अशोक ने कलिंग युद्ध करने के बाद भी कई सारे युद्ध किए, क्योंकि जो ग्रंथ थे, जो किताबें थी, उन किताबों में इसे एक बहुत उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति दिखाया गया। लेकिन ये बात सही नहीं है। उसने उसके बावजूद भी कई युद्ध किए, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। श्रीनगर की स्थापना करी, इसमें श्रीनगर बसा। श्रीनगर ये वाला नहीं, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल वाला श्रीनगर की बात नहीं कर रहा, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर अशोक ने बसाया। और अजय पाल ने क्या करा, जब 52 गढ़ जीत लिए तो 52 गढ़ों को जीत कर जैसे अशोक का मन कलिंग युद्ध के बाद बदल गया, उसी प्रकार अजय रावत अच्छा, अजय रावत राइट। तो अजय रावत कह रहे हैं कि उसी प्रकार अजय पाल का जो है 52 युद्धों को, 52 गढ़ों को जीतने के बाद उसका मन बदल गया। तो 52 गढ़ों को जीतने के बाद उसने युद्ध न करने का संकल्प लिया। तो इस तरीके से तुलना वो अशोक से करते हुए दिखते हैं, ठीक है। लिख लिया तो बोलिएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन लिख लीजिए, तेजी से कॉपी निकालिए और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। जल्दी से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए, कोई समय नहीं है फिर। ये अब ये यही ट्रेंड रहेगा, जिसको क्लास करनी हुई करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। अब मेरा ट्रेंड यही रहेगा कि मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा,
ठीक है, उन क्वेश्चनों को याद कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, जिनको लगता है हमारे क्वेश्चन फिंगर टिप में हमें याद है वो मत लिखिएगा। पहला लिखिए, गढ़वाल राज्य का इतिहास नामक पुस्तक किसकी है? तेजी से लिखना, गढ़वाल राज्य का इतिहास। आपको शॉर्ट में लिखना है तो गढ़वाल राज्य का इतिहास डैश, बस क्वेश्चन है। गढ़वाल राज्य का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला क्वेश्चन। मैं क्लास में भी यही करता था, मैंने यहाँ छोड़ दिया था, मैं यही कर रहा हूँ। अगला, अगला लिखिएगा, पवार या परमार वंश की स्थापना किसने की? पवार या परमार वंश की स्थापना किसने की? अगला, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसकी है? ठीक, तो लिखिएगा। हाँ, तो अगला लिखिएगा, लिखिएगा, पवार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? पवार वंश का या गढ़वाल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अगला, चांदपुर गढ़ी अभिलेख किसकी जानकारी देता है? चांदपुर गढ़ी अभिलेख किसकी जानकारी देता है? अगला, आदि बद्री मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? आदि बद्री मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? अगला, द ग्लोरी दैट वॉज द गुजर प्रदेश, द ग्लोरी दैट वॉज द गुजर प्रदेश नामक पुस्तक किसकी है? द ग्लोरी दैट वॉज द गुजर प्रदेश नामक पुस्तक किसकी है? अगला, गढ़वाल राज्य का नवीन इतिहास किसने लिखी? गढ़वाल राज्य का नवीन इतिहास किसने लिखी? अगला, सभासार नामक ग्रंथ किसकी है और कब लिखी गई? सभासार नामक ग्रंथ कब और किसने लिखी? सभासार नामक ग्रंथ कब और किसने लिखी? पवाड़े क्या है? पवाड़े क्या है? अगला, पवार मूलतः कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? अगला, पवार वंश की स्थापना कब और किसने की? श्याम परमार ने कौन सी पुस्तक लिखी? अगला, भक्त दर्शन ने, भक्त दर्शन ने अपनी पुस्तक में, पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, भक्त दर्शन ने अपनी पुस्तक में पुस्तक में पवारों का संबंध किनसे जोड़ा?
पवारों का संबंध किससे जोड़ा? तो क्षत्रियों से जोड़ा और पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में जोड़ा, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला, हरिकृष्ण रतोड़ी की पुस्तक के नाम लिखिए। हरिकृष्ण रतोड़ी की पुस्तक का नाम लिखिए। अगला, गढ़वाल जाति प्रकाश किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? अगला, गढ़वाल राजा वंशावली किसकी पुस्तक है? ये पुलिस की आरक्षी वर्ग की भर्ती के लिए 1521 पोस्ट सिपाही के लिए और एसआई के लिए 197 पोस्ट जारी हो गए भैया, ठीक है बच्चों। और अधीनस्थ आयोग परीक्षा करवाएगा 1521, भार है भार, 1521 हो गए सिपाही के लिए, 197 पोस्ट हो गई एसआई के लिए, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, एसआई के लिए 197 पोस्ट हो गई, और ये ट्वीट किया उत्तराखंड पुलिस के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट हुआ है, तो समय भी है, और अभी भी नहीं लग पाओगे तुम तो फिर तो बेकार ही है, ठीक है। तो लग जाइए, पोस्ट अच्छी खासी है, 1500 पोस्ट यहाँ रखी है, ठीक। अगला लिखिएगा, गढ़वाल राजा वंशावली किसकी पुस्तक है? गढ़वाल राजा वंशावली किसकी पुस्तक है? अगला, गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? अगला, अजय पाल। अजय पाल अपनी राजधानी कहाँ और कब ले गया? ठीक है, तो चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर लिख लीजिएगा, ऑप्शन में लिख लीजिएगा कब और कहाँ ले गया। अगला, गढ़वाल वंश की स्थापना कब और किसने करी, है लिख लीजिए। गढ़वाल वंश की स्थापना कब और किसने करी? शॉर्ट में लिखो, गढ़वाल वंश लिख लीजिए, कब और किसने। टिहरी वंश कब और किसने? टिहरी वंश कब और किसने? गढ़वाल मंडल कब और किसने? 1971 सन आ रहा है, उसका उत्तर बता रहे हैं, क्योंकि नजदीक चले। अगला, किसने अजय पाल की तुलना अशोक से की? अगला, किसने अजय पाल की तुलना किसने युधिष्ठिर इंद्र से की? किसने अजय पाल की तुलना किसने युधिष्ठिर इंद्र से की? अगला, किसने अजय पाल को 84 सिद्धों में से एक माना? एक माना, एक माना। चलिए, इतने कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चनों की संख्या बताना मुझे, कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन बता दीजिए, कोई भी लिखे ही नहीं होगा क्वेश्चन, क्या बताऊं?
25। चलिए, आज 25 क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चनों के आंसर लिख लीजिएगा, कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं 4 बजे, और मॉडर्न हिस्ट्री से क्लास स्टार्ट करूंगा मैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो लोग मेंस लिखने चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेंस वालों तीनों क्लास करिएगा। यहाँ पे आप चाहो तो हल्के हो सकते हो उत्तराखंड में, क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से प्रश्न आते हैं। चलिए, नमस्कार।